BTTH, starting from capturing the goddess chapter 76। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद चेनमो और क्वीन मेड्यूसा दोनों की नज़र अनजाने में बिस्तर की ओर मुड़ गई। एक बिस्तर, वे कैसे सोने वाले थे? योर मैजेस्टी, आप बिस्तर ले लीजिए, मैं फर्श पर सो जाऊंगा, चेनमो ने अपना सबसे शालीन व्यवहार दिखाते हुए कहा। क्वीन मेड्यूसा ने शिष्टाचार की औपचारिकता नहीं की। उसने उस काले क्लोक को हटा दिया जिसने उसकी मोहक काया को ढक रखा था और बिस्तर पर लेट गई। मेज पर रखी मोमबत्ती धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। चेनमो ने कहा था कि वह फर्श पर सोएगा, लेकिन जैसे ही क्वीन मेड्यूसा बिस्तर पर लेटी, उसने अपने जूते उतारे और उसके पीछे बिस्तर पर चढ़ गया, पीछे से उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, इंसान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम फर्श पर सोओगे? नीचे बहुत ठंड और नमी है, बीमार पड़ना अच्छा नहीं होगा। बिस्तर काफ़ी बड़ा है, हम थोड़ा सिमट कर सो सकते हैं। बोलते हुए चेनमो ने बेशर्मी से अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया और एक गहरी सांस ली। उम्मीद है कि तुम बीमार पड़ो और मर जाओ, क्वीन मेड्यूसा बुदबुदाई। उसकी उंगली के एक झटके से मोमबत्ती की लौ बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। चेनमो मुस्कुराया, अब उसे ठीक से पकड़ते हुए। उसने उसके सुगंधित कंधे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और धीरे से फुसफुसाया, शुभ रात्रि, योर मैजेस्टी। क्वीन मेड्यूसा ने अपने पेट पर टिके उस बड़े हाथ को महसूस किया। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें चमक उठीं, जैसे वह किसी सोच में खो गई हो। अगली सुबह इनकीपर से माइटर ऑक्शन हाउस के मुख्यालय का रास्ता पूछने के बाद चेनमो अब भेस बदली हुई क्वीन मेड्यूसा के साथ निकल पड़ा। उसने एक बार फिर अपनी सर्पेंट इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। सड़कें लोगों से गुलजार थीं और चेनमो तथा क्वीन मेड्यूसा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सफ़ेद कपड़ों में सजे चेनमो धीरे से मुस्कुराए, बेदाग, परलौकिक, जैसे कोई अमर व्यक्ति जिसे सांसारिक धूल ने छुआ तक न हो। वह बेहद शानदार लग रहे थे। अनगिनत लड़कियां, परिपक्व महिलाएं और कुलीन महिलाएं उन पर फिदा हो गईं, यहाँ तक कि बातचीत शुरू करने के लिए अपनी झिझक भी छोड़ दी। जब भी ऐसा होता, क्वीन मेड्यूसा की दस्ताने वाली उंगलियां थोड़ी भींच जातीं। वह वास्तव में शुक्रगुजार थी कि वह उसके साथ आई थी, वरना इस आदमी को कोई भी फुसलाकर ले जा सकती थी। हर बार जब वह प्रशंसकों की भीड़ से मुक्त होता, चेनमो उसकी ओर मुड़ता और लाचार मुस्कान के साथ समझाता, यह मेरी गलती नहीं है कि मैं इतना हैंडसम हूँ। लेकिन क्वीन मेड्यूसा ने भी ध्यान खींचा। मानव राजधानी में घूमता एक स्नेक पर्सन। बेशक लोगों ने गौर किया। तमाशबीनों की भीड़ इशारा करती और फुसफुसाती रही। जब भी कोई सवाल पूछने के लिए आगे आता, चेनमो बस इतना कह देता, यह मेरी नौकरानी है। जो 10 मिनट की पैदल दूरी होनी चाहिए थी, उसमें आधा घंटा लग गया। रास्ते में चेनमो ने रेडी पटरी वालों से कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी खरीदीं। उनमें से अधिकांश उसने क्वीन मेड्यूसा को दे दीं। हाथ में सोने का फीनिक्स हैपन लहराते हुए वह मुस्कुराया और बोला, योर मैजेस्टी, अगर यह इतनी सार्वजनिक जगह न होती तो मैं इसे खुद आपको पहनाना पसंद करता। फिर उसने उसे सौंप दिया। क्वीन मेड्यूसा ने मना नहीं किया, उसने सब कुछ एक बार में ले लिया। हम पहुंच गए। चेनमो एक विशाल इमारत के सामने रुक गया जो एक विशिष्ट प्रतीक एम्ब्लम से सजी थी। वह आश्चर्य का एक संकेत दिखाए बिना नहीं रह सका। जैसा कि माइटर क्लैन से उम्मीद थी, साम्राज्य का सबसे अमीर कबीला। ये जगह अविश्वसनीय है। हालांकि क्वीन मेड्यूसा को थोड़े दुख का अनुभव हुआ। इसकी तुलना में स्नेक पीपल ट्राइब का शाही महल भी जर्जर महसूस होता था। इंसानी शाही महल कितना भव्य होगा, इस बात ने उसके अपने कबीले को टागोर डेजर्ट से बाहर निकालने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। आओ देखते हैं कि साम्राज्य के इस तथाकथित नंबर 1 ऑक्शन हाउस में क्या खास है। चेनमो मुड़ा और क्वीन मेड्यूसा का हाथ थामकर उस विशाल ढांचे के अंदर चल दिया जो लोगों को निगल लेने वाला लग रहा था। एक बार अंदर जाने के बाद नर्म रोशनी उन पर छा गई और बाहर का शोर तुरंत गायब हो गया। हालांकि वे बाहर से सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी नई दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। इस दुनिया में आने के बाद से चेनमो स्नेक पीपल ट्राइब के शाही महल में रह रहा था। उसने शायद ही कभी मानवीय शहरों का दौरा किया था। अब अपने सामने क्रिस्टल जैसे भव्य हॉल को देखते हुए उसका मुंह विस्मय में थोड़ा खुल गया। हॉल के अंदर क्रिस्टल डिस्प्ले काउंटर साफ पंक्तियों में व्यवस्थित थे और लोगों की धाराएं उनके बीच बह रही थीं। प्रत्येक काउंटर पर अजीब और विदेशी वस्तुएं रखी थीं, जिनके नीचे मूल्य टैग थे। कोई भी 30,000 गोल्ड कॉइन से कम नहीं था। यहाँ के ग्राहक सड़क पर चलने वाले औसत राहगीर की तुलना में थोड़े अधिक सभ्य थे। हालांकि वे अभी भी क्वीन मेड्यूसा के बारे में फुसफुसा रहे थे, लेकिन कम से कम किसी ने खुले तौर पर उसकी ओर इशारा नहीं किया या सवाल पूछने नहीं आया। चेनमो उसे थोड़ी देर इधर उधर ले गया, लेकिन जब वे हॉल के कोने में एक गलियारे में पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। क्षमा करें, इस बिंदु से आगे प्रवेश के लिए धन सत्यापन वेल्थ वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। अपनी छाती पर माइटर क्लैन का चिन्ह लगाए एक पूरी तरह से बख्तरबंद गार्ड ने बिना किसी भाव के कहा। उस समय चेनमो ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कम से कम 20 तीखी निगाहें उसके शरीर के हर इंच को स्कैन कर रही थीं।
उसे कोई संदेह नहीं था, अगर उसने जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश की तो उन 20 से अधिक निगाहों के मालिक बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देंगे। सिस्टम के स्कैन के अनुसार उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल एक डाओशी था। लेकिन चेनमो यहाँ परेशानी पैदा करने नहीं आया था, बस एक गॉडेस टारगेट को बाइंड करने और निकलने आया था। अंदर जाने के लिए मेरी कीमत कितनी होनी चाहिए? उसने पूछा। वह शैंटियर ऑक्शन हॉल है। न्यूनतम नेटवर्थ 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, गार्ड ने उत्तर दिया। शैंटियर? हाँ। चेनमो को याद आया कि माइटर ऑक्शन हाउस में 4 ऑक्शन हॉल थे जिन्हें उच्च से निम्न रैंक में रखा गया था, हेवन, टियन, अर्थ, दी, शैन और येलो हुवैंग। शैन और हुवैंग हॉल लगभग हर समय खुले रहते थे, लेकिन 1 मिलियन नेटवर्थ चेनमो के नाम पर एक भी सिक्का नहीं था। जैसे ही वह बेशर्मी से पूछने वाला था कि क्या याफेई मौजूद है, तभी आगे एक वीआईपी प्रवेश द्वार के पास हंगामा मच गया। वह इलाका कुछ ही पल पहले शांत था, अब वहां हलचल मच गई थी। ब्लू सिकुड़ते हुए चेनमो ने भीड़ के बीच के अंतराल से झांका। उसे गहरे लाल रंग की और कुछ अस्पष्ट सुंदर आकृतियों की झलक मिली। फिर उसकी नज़र नीचे की ओर गई। सफ़ेद बर्फ जैसी लंबी टांगों की एक जोड़ी दिखाई दी। धिक्कार है, ऐसी टांगें जो पूरे साल चल सकें, चेनमो बुदबुदाया। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उसकी नज़र ऊपर की ओर गई और अंत में दरारों के बीच से उसने एक आश्चर्यजनक रूप से करामाती चेहरा देखा। वह महिला चमकीले लाल कढ़ाई वाले बागे रोब में थी जो उसके उत्तम कर्व्स को पूरी तरह से उभार रहा था। बागे के नीचे उसकी पीली टांगें चमक रही थीं, जिससे दिल में गर्मी का एहसास हुआ। उससे मोह और आकर्षण का आभास हो रहा था। अपने आसपास की गर्म नज़रों की परवाह किए बिना वह 2 अन्य सुंदरियों, एक बड़ी एक छोटी, के साथ बातचीत कर रही थी और हंस रही थी। डिंग, गॉडेस टारगेट्स का पता चला। यूं माइट या फेई नालन यनरान। होस्ट बाइंड करने के लिए किसी एक को चुन सकता है। अरे वाह, वे सब यहाँ हैं। और ठीक उसी पल किसी ने अचानक चेनमो का हाथ पकड़ लिया कसकर। BTTH, स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 77-81 यू थिंक यू कैन इंसल्ट हिम। दबाव बहुत तीव्र था। चेनमो दर्द से कराह उठा। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पा रहा था। क्या वह इतनी अच्छी दिखने वाली है? अपने सफ़ेद जेड मास्क के पीछे क्वीन मेड्यूसा का मनमोहक चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। हालांकि उसका लहजा शांत था, लेकिन चेनमो उसकी आवाज़ में अत्यधिक ठंडक महसूस कर सकता था। इतनी जलन, जेलसी, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह योर मैजेस्टी से तुलना नहीं कर सकती। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं, चेनमो ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तभी क्वीन मेड्यूसा शांत हुई और उसका हाथ छोड़ दिया। चेनमो ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी दर्द करती उंगलियों को रगड़ा। याफेई जी वास्तव में और भी अधिक आकर्षक होती जा रही हैं। वह हर पुरुष का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं, नालन यनरान ने छेड़ा, जो अब चांद जैसे सफ़ेद मून वाइट बागे में एक सुंदर और शिष्ट युवती थी। जिस महिला को याफेई जी कहकर पुकारा गया था, उसने अपनी कोमल हंसी के साथ अपना मुंह ढक लिया। उसके हल्के मुस्कुराते चेहरे पर आकर्षण का एक निशान था जब उसने कहा, मिस नालन खुद भी कम नहीं हैं। कुछ और साल बीतने दीजिए और आप भी सभी पुरुषों को अपना दीवाना बना लेंगी। नालन यनरान हल्की सी मुस्कुराए और विषय छोड़ दिया, इसके बजाय कहा, तो मैं याफेई जी को मेरे लिए उन औषधीय सामग्री मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को तैयार करने का कष्ट दूंगी। कीमत कोई मुद्दा नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, याफेई ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी पीच ब्लॉसम जैसी आंखों में स्वाभाविक आकर्षण झलक रहा था। नालन यनरान के बगल में यूं खड़ी थी, जो चुप रही। इस यात्रा में उसका एकमात्र उद्देश्य यनरान को उसके कबीले क्लैन का दौरा करने देना था। अगले कुछ साल साधना कल्टिवेशन के लिए प्रमुख थे। वह नहीं चाहती थी कि यनरान तुच्छ मामलों से विचलित हो। आज उनके माइटर ऑक्शन हाउस आने का कारण केवल यनरान की भविष्य की सफलताओं के लिए साधना सामग्री का एक जत्था खरीदना था। एक विनम्र मुस्कान के बाद यूं यनरान को दूर ले जाने ही वाली थी। तभी अचानक, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, एक तीखी आवाज़ गूंजी जिसने याफेई, यूं और नालन यनरान से सबका ध्यान हटा दिया। वे हंगामे के स्रोत की ओर मुड़े और दंग रह गए। शानदार कपड़ों में एक पीले चेहरे वाला युवक, जो स्पष्ट रूप से विलासिता का शिकार लग रहा था, उसकी कलाई को एक काले लबादे ब्लैक क्लोक वाली आकृति ने कसकर पकड़ रखा था। उस आकृति के पीछे एक लंबी हरी नाग पूंछ सर्पेंट टेल थी। स्नेक पर्सन। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उस युवक के पीछे जमीन पर एक नाग स्त्री स्नेक वुमन लेटी थी। उसके कपड़े काफी खुले हुए थे और हालांकि उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसके गाल पर हथेली का एक गहरा लाल निशान था। एक नज़र में यह स्पष्ट था, युवक उसे सजा दे रहा था जब काले लबादे वाले स्नेक पर्सन ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। लेली, याफेई ने थोड़ा माथा सिकोड़ा उस युवक को पहचानते हुए। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से घृणा झलक रही थी। यूं और नालन यनरान ने भी अपना ध्यान उस दृश्य की ओर लगाया। यूं की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने बैंगनी नागपूंछ के खुले हुए हिस्से को देखा।
ये कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन जल्द ही तीनों महिलाओं की निगाहें उस सफ़ेद बागे वाले युवक की ओर मुड़ गईं जो स्नेक पर्सन के पास खड़ा था। आखिरकार वह इतना हैंडसम था कि उस पर ध्यान न देना नामुमकिन था। डिंग, अफेक्शन जोड़ 2, आपने 2 अफेक्शन कॉइन्स प्राप्त किए हैं। हाँ, या फेई का स्नेह प्राप्त करना मेरी सोच से आसान है, चैनमो ने मन ही मन बुदबुदाया। क्वीन मेड्यूसा की अत्यधिक जलन के बाद उसने सावधानी से अपने विकल्पों पर विचार किया था और माइटे या फेई को बाइंड करने का फैसला किया। उसका तर्क सरल था, एक बार जब वह टागोर डेजर्ट छोड़ देगा तो या फेई से दोबारा मिलना बहुत आसान होगा। यूं को बाइंड करने के लिए मिस्ट क्लाउड सेक्ट जाने की आवश्यकता होगी, जो कहीं अधिक कठिन होगा। इसलिए अपने विकल्पों को तौलने के बाद उसने पहले या फेई को चुना। अब जब बाइंडिंग पूरी हो गई थी, चैनमो की नीलामी घर ऑक्शन हाउस में रहने की कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, असल कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि क्वीन मेड्यूसा की जलन फिर से भड़के। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, शानदार बागे पहने एक युवक कई गार्डों की सुरक्षा में सीढ़ी से नीचे उतरा। उस युवक ने एक कम कपड़ों वाली नाग स्त्री के गले में हाथ डाल रखा था और स्पष्ट रूप से उसका फायदा उठा रहा था। लेकिन जब उसने उसे गलत तरीके से छुआ तो उसने हल्का विरोध किया। गुस्से में आकर उसने उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिसने तुरंत क्वीन मेड्यूसा के गुस्से को भड़का दिया। जैसे ही उसने दोबारा हाथ उठाया, क्वीन मेड्यूसा ने एक पल में उसकी कलाई पकड़ ली। उसने अभी भी अपने लोहे के पंजों वाले दस्ताने आयरन क्लॉ ग्लव्स पहन रखे थे। जब उसने दबाव डाला तो चैनमो जैसा व्यक्ति भी मुश्किल से दर्द सह पाता था। उस बच्चे की तो बात ही छोड़िए, जो केवल एक 1 स्टार डाउशी था। चैनमो को हड्डियों के टूटने की हल्की आवाज़ तक सुनाई दी। सीढ़ी के गार्ड और पास के सुरक्षाकर्मी जल्दी से वहां जमा हो गए और चैनमो और क्वीन मेड्यूसा को घेर लिया। उस युवक का नाम लेलर था और उसके दादा लेआओ माइटर क्लैन में एक सम्मानित बुजुर्ग थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि गार्ड इसे नज़रअंदाज कर सकें। उनकी उपस्थिति से उत्साहित होकर लेलर ने दांत पीसते हुए दर्द के मारे चिल्लाकर कहा, हे लड़के, वह नाग स्त्री तुम्हारी है ना? उससे कहो कि मुझे छोड़ दे। देखने वालों ने फिर से फुसफुसाहट शुरू कर दी। हालांकि क्वीन मेड्यूसा काले लबादे में छिपी हुई थी, लेकिन उसकी छरहरी काया और नाजुक बनावट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह एक महिला स्नेक पर्सन थी। चैनमो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेलर रुका नहीं और क्वीन मेड्यूसा की ओर मुड़कर चिल्लाया, ओह गंदी नागिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? बस इंतजार करो, देखना मैं बाद में तुम्हारे साथ कैसे खेलता हूं। उसकी मुस्कान नीचता से भर गई। ये सुनकर चैनमो का चेहरा काला पड़ गया। इसे छोड़ दो, उसने क्वीन मेड्यूसा से कहा। उसने पलकें झपकाईं, उसे लगा कि उसने गलत सुना है। दूसरी ओर लेलर विजय के भाव में हंसा, हाँ तुमने सुना कुतिया, तुम्हारे मालिक ने भी तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है। मैंने कहा छोड़ दो, चैनमो ने दोहराया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, इसके जैसे लोग तुम्हारे हाथ गंदे करने के लायक नहीं हैं। मैं इसे देख लूंगा। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा ने लेलर को छोड़ दिया, लेकिन वह छोकरा अभी शांत नहीं हुआ था। तुम हरामजादे, तुम्हें क्या लगता है? बूम, एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। हर कोई सदमे में मुड़ा। लेलर को चैनमो के एक भूसे ने उड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह अपने पीछे एक डिस्प्ले काउंटर से जोर से टकराया। क्रिस्टल काउंटर चकनाचूर हो गया। लेलर ने जोर से खून थूका, तुम कमीने, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? अगर आज आसमान भी नीचे आ जाए तो भी तुम इस ऑक्शन हाउस से जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। उसने एक और घूंट खून थूका और घुटनों के बल गिर गया, दर्द से कराहते हुए। जैसे ही उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की, उसके सामने एक काली आकृति उभर आई। ये वही काले लबादे वाली स्नेक पर्सन थी। अपने लबादे के एक झटके के साथ डाउची का एक तेज प्रवाह निकला। लेलर का शरीर एक फटे हुए पुतले की तरह हवा में उछला और हॉल के पीछे की दूर की दीवार से जा टकराया। उसके होठों से खून का एक और फव्वारा फूटा। वह मौके पर ही बेहोश हो गया। सन्नाटा, पूर्ण भारी सन्नाटा। पूरा क्रिस्टल जैसा हॉल बिल्कुल शांत था। यहाँ तक कि यूं या फेई और नालन यनरान भी स्पष्ट रूप से स्तब्ध दिख रही थीं। अपने सफ़ेद जेड मास्क के पीछे क्वीन मेड्यूसा के रूबी जैसे होंठ थोड़े हिले और उसने ठंडी कर्कश आवाज़ में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम उसका अपमान करने के लायक हो? गार्डों ने अनिश्चितता भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा, लेकिन अंत में उन्होंने चैनमो और क्वीन मेड्यूसा को एक कड़े घेरे में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माइटर ऑक्शन हाउस में मेरे पोते को घायल करने की? उसी पल सीढ़ी से एक ठंडी और बूढ़ी आवाज़ गूंजी, BTTH, स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 78, क्वाइट एंट्रेंस, एरोगेंट एग्जिट। उस ठंडी हुंकार कोल्ड स्नॉट को सुनकर हर कोई स्वाभाविक रूप से सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। वहां से लोगों का एक समूह निकला। उनका नेतृत्व शानदार बागे पहने एक बुजुर्ग कर रहे थे, जिनका चेहरा उदास और अशुभ था। कई गार्ड उनके पीछे चल रहे थे। वे धीरे धीरे पास आए।
उस समय बुजुर्ग के चेहरे पर कालापन था और उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं क्योंकि वे चेनमो और क्वीन मेड्यूसा को घूर रहे थे। एल्डर लेआओ, आसपास के गार्डों ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। लेआओ के नाम से जाने जाने वाले बुजुर्ग ने भीड़ पर अपनी नज़र दौड़ाई और अंत में याफेई पर ठहर गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, याफेई, लेला अभी भी माइटर क्लैन का सदस्य है। तुम किनारे खड़े होकर उसे बाहरी लोगों द्वारा घायल होते कैसे देख सकती हो? याफेई दंग रह गई, उसकी पीच ब्लोसम जैसी आंखों में भ्रम की झलक दिखी। इस आरोप ने उसके चेहरे को थोड़ा काला कर दिया, लेकिन उसने शांत ठंडक के साथ जवाब दिया, मैं केवल एक मामूली 3 स्टार डाओजे हूँ। मैं भला उन्हें कैसे रोक सकती थी? लेआओ ने उसे घूर कर देखा लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने अपनी बर्फीली नज़र वापस चेनमो और क्वीन मेड्यूसा की ओर घुमाई। तुम छोटे कमीने, तुम और वह नागिन। स्विश! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, घेराबंदी किए हुए गार्डों के बीच में खड़ी काले लबादे वाली नाग स्त्री अचानक धुंधली हो गई। पलक झपकते ही उसने 5 मीटर की दूरी पार कर ली और ठीक लेआओ के सामने प्रकट हुई। उसकी पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और जैसे ही उसने बचाव के लिए अपनी डाउची का संचार करने की कोशिश की, स्मैक! उसकी हथेली सीधे उसकी छाती से टकराए। बूम! लेआओ का शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ा और हॉल की सुदूर दीवार से जा टकराया, ठीक उस जगह के पास जहां लेला धंसा हुआ था। लेआओ ने एक घूंट खून थूका और बेहोश हो गया। क्वीन मेड्यूसा ने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कहा था वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अपमान करने की तुम्हें अनुमति हो। चेनमो उसके इस प्रभुत्व को देखकर पूरी तरह स्तब्ध था। मन ही मन वह चिल्लाया, हर मैजेस्टी गौरवशाली हैं, हर मैजेस्टी कमाल हैं। उनके चारों ओर खड़े सभी गार्ड एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। एल्डर लेआओ, एक 8 स्टार डाउलिंग को इस काले लबादे वाली नाग स्त्री ने एक ही चाल में हरा दिया था। हिस! भीड़ ने सामूहिक रूप से एक लंबी सांस खींची। हर कोई सदमे में घूर रहा था, जो उन्होंने अभी देखा था उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। एक बार, एक अकेला प्रहार, एक 8 स्टार डाउलिंग को एक ही बार में को कर दिया। उस तरह की ताकत के लिए कम से कम एक डाउ वैंग की आवश्यकता होती है, और नाग लोगों में एकमात्र ज्ञात डाउ वैंग स्तर की नाग स्त्री मूनशिडो ट्राइब की नेता थी, युमे। अनगिनत चेहरे पीले पड़ गए। डर के मारे कई लोग खामोशी से कुछ कदम पीछे हट गए। एक नाग जाति की डाउ वैंग जियामा एम्पायर की राजधानी में इतनी निर्लजता से प्रकट हुई। यह अब केवल माइटर क्लैन की समस्या नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय समस्या थी, मानव जाति और नाग लोगों के बीच का टकराव और दोनों जातियों के बीच की नफरत कोई छोटी बात नहीं थी। एक के बाद एक निगाहें यूं यूं की ओर मुड़ गईं। हर कोई मिस्ट क्लाउड सेक्ट की नेता को जानता था, एक डाउ हुवैंग पावरहाउस। निश्चित रूप से वह इस नाग स्त्री को संभाल सकती थी। यूं यूं हिली नहीं, उसने केवल शांति से कहा, वह युमे नहीं है। यूं यूं पहले युमे से लड़ चुकी थी। इस काले लबादे वाली नाग स्त्री से जो आभा औरत निकल रही थी वह बिल्कुल अलग थी। जब ये शब्द कहे गए, पूरा भव्य क्रिस्टल हॉल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। एक शांत वाक्य, लेकिन सबके कानों में ये बिजली की कड़कड़ाहट की तरह था। उनकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि वे उस काली आकृति को घूर रहे थे। कुछ ने तो थूक गटका और अनैच्छिक रूप से कांपने लगे। ऐसी अफवाहें थीं कि क्वीन मेड्यूसा भयानक और क्रूर थी। अगर यह महिला वास्तव में वही क्वीन मेड्यूसा थी, तो यहाँ मौजूद उनमें से कोई भी अगला दिन देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए थे, कांपते हुए बोले, मी मिस्ट्रेस यूं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है ना? केवल उनकी आवाज़ों ने ही उस भारी डर को प्रकट कर दिया जो क्वीन मेड्यूसा के नाम से पैदा होता था। याफेई और नालन यनरान दोनों डरी हुई लग रही थीं। यनरान डर के मारे यूं का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। नीलामी घर की गहराई से एक शक्तिशाली आभा उभरने लगी थी, लेकिन जैसे ही क्वीन मेड्यूसा की पहचान का संकेत मिला, वह चुपचाप पीछे हट गई। चेनमो और क्वीन मेड्यूसा को घेरने वाले गार्ड सभी पीछे लड़खड़ा गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए और पैर कांपने लगे। वे इतने डरे हुए थे कि लगभग अपनी पैंट गीली करने के लिए तैयार थे। क्वीन मेड्यूसा ने शांत आंखों से यूं की ओर देखा। उसने न तो इस दावे की पुष्टि की और न ही इनकार किया। फिर वह चेनमो को देखने के लिए मुड़ी। चेनमो भीड़ की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो चलें। इसके साथ ही उसने क्वीन मेड्यूसा का हाथ थामा और शांति से नीलामी घर के निकास की ओर चल दिया, अपने साथ उस नाग स्त्री को भी ले गया जिसे लेला ने मारा था। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में लोग उनके लिए रास्ता बनाने के लिए जल्दी से हट गए। यहाँ तक कि यूं ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। अगर वह महिला क्वीन मेड्यूसा थी तो यूं भी उसे रोक नहीं पाती और अंत में खुद मारी जा सकती थी। समूह के जाने के 10 मिनट बाद पूरे हॉल ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। हर कोई अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहा था। चाहे वह क्वीन मेड्यूसा थी या नहीं, कोई भी इसे कठिन तरीके से जानने को तैयार नहीं था। उसकी डरावनी प्रसिद्धि बहुत ही भयानक थी।
जब चीजें अंततः शांत हुईं, किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वह नाग स्त्री बहुत अहंकारी थी। राजधानी में इस तरह निर्लजता से घुसना, क्या वह हमें इंसान भी नहीं समझती? जैसे ही एक व्यक्ति चिल्लाया, दूसरे भी शामिल हो गए। बिल्कुल अविश्वसनीय। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन वह इंसानी लड़का कौन था? नाग स्त्री सच में उसकी रक्षा करती दिख रही थी, यहाँ तक कि उसने उसकी बात भी मानी। धीरे धीरे चर्चा का विषय बदल गया, नाग स्त्री से हटकर चेनमो पर आ गया। इस बीच यूं के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, क्योंकि वह यहाँ आने के क्वीन मेड्यूसा के वास्तविक उद्देश्य पर विचार कर रही थी। नीलामी घर छोड़ने के बाद चेनमो तुरंत राजधानी से नहीं भागा। इसके बजाय वह खरीदारी करने गया, कुछ कपड़े, रोब्स खरीदे और क्वीन मेड्यूसा तथा डाई के लिए कुछ ड्रेस चुनी। उसने कुछ गहने और सामान, एक्सेसरीज भी लिए। अंत में वह टियर 3 अल्केमिस्ट बैच के टेस्ट के लिए अल्केमिस्ट गिल्ड में रुका। आखिरकार उसने क्वीन मेड्यूसा से कहा था कि वह ऐसा करेगा, और चूंकि वह दिखावा करने जा रहा था, तो क्यों न पूरी तरह से किया जाए। सौभाग्य से नीलामी घर की घटना अभी तक बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। अपना टियर 3 अल्केमिस्ट बैच और वर्दी प्राप्त करने के बाद वह क्वीन मेड्यूसा और बचाई गई नाग स्त्री के साथ राजधानी से निकल गया और टागोर डेजर्ट की ओर लौट गया। लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद माइट ऑक्शन हाउस की घटना की खबर फैलने लगी। एक बार जब विवरण सामने आए, हर कोई यह जानकर दंग रह गया कि नीलामी घर छोड़ने के बाद चेनमो और उसके साथी तुरंत नहीं निकले थे। नहीं, वे इत्मीनान से खरीदारी करने गए, फिर एक अल्केमिस्ट परीक्षा दी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वे राजधानी में किसी से नहीं डरे थे। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। असहनीय, बिल्कुल असहनीय। BTTH, starting from capturing the goddess chapter 79, styling her majesty's hair free. Over in the Black Corner region, several figures shot into the sky, heading swiftly in the direction of the Tagore Desert. The next day, after flying for an entire afternoon and night, by the time dawn broke, the three of them had finally arrived back at the Tagore Desert. Once there, Queen Medusa no longer concealed her identity. She removed her hood and the white jade mask, revealing her enchantingly seductive face in full. Your Majesty, it really is you. The snake woman, wrapped in Queen Medusa's douchi as they flew, was instantly overwhelmed with emotion. She quickly bowed. Snake woman Lingchi pays respects to Her Majesty. Queen Medusa simply gave a nod and said nothing more. Chenmo offered a brief introduction of himself. Then silence fell between the three of them. With Lingchi present, Chenmo couldn't very well start flirting with Queen Medusa again. Not long after, they arrived at the Snake People's royal city. Lingchi was from the Moonshido tribe. Some time ago, she had been abducted by mercenaries while out on a mission. Because of her beauty, she was considered a premium product among the group of captured snake women. After being sold and resold, she was eventually trafficked to the capital of the Jiama Empire. She was originally going to be auctioned off at the Mitre auction house, but was seized by Layla for his own personal desires. Upon returning, Queen Medusa ordered Yu to temporarily arrange lodging for Lingchi and then had Yume come retrieve her. From Lingchi, Queen Medusa also learned about a large snake woman trafficking ring operating out of Desert City. Without hesitation, she dispatched Huashia with a team to wipe them out. In the royal palace, after returning, Queen Medusa went straight to the Great Hall to handle state affairs. Although the entire round trip had taken less than 3 days, a significant backlog of official business had piled up in her absence, all of which required her personal attention. Inside the bedchamber, Chenmo squatted by the bedside, carefully sorting through the dresses and jewelry he had purchased earlier. He had separated them by style. For Queen Medusa, who exuded seductive elegance, he had chosen more alluring outfits. Things like a purple lace gown, a tight-fitting red mini dress and a red brocade koi pattern corset. He had bought that last one right in front of Queen Medusa. She had only given him a glare and said nothing. So he figured, with a bit of coaxing, he might one day see her wear it. There was also the red plum blossom dewdrop belly wrap. He hadn't seen her wear one yet, but with her affection already at 97, the chance would come eventually. As for Dai, he went with a more cute and sweet style. They couldn't dress the same, after all. Chenmo had also secretly bought her a gemstone necklace. Couldn't show favoritism, right? What Queen Medusa had, Dai should also have. He had even picked up cosmetics, lip rouge, brow pencils and more. Queen Medusa didn't usually wear makeup, but Chenmo figured, hey, I'm bored anyway. Who knew how long he'd be staying in the Snake People's territory? Might as well find some fun for himself. Helping Her Majesty do her eyebrows and makeup, now that's fun, isn't it? As for whether Queen Medusa was willing, Chenmo wasn't too worried.
He had discovered that, as long as he didn't cross any lines, light physical contact and acts of intimacy didn't provoke her like before. After organizing everything, Chen Mo pulled out a wooden tub from his storage ring, filled it with water, and took a bath inside the palace. While bathing, he opened his status panel. Race human. Cultivation 3-star Dao Shi. Host level Love 3 202/300. Bound goddesses. Die maxed, now Dao companion. Queen Medusa 97 102 form Dao companion. Ya Fei 2 102 form Dao companion. Techniques. Tai Shang Hanyung art. Chaos meditation upper volume. Indestructible Shan body golden form. Skills. Kunpeng wings upgradable. Wandering step. Shan thunder palm. Body like a swimming dragon. Sword falls from the 9 heavens. Seal of the forest of death. Timeless slash. Azure dragon yin yang art. Great sage's technique. Heaven slaying sword draw. Great sun immortal body. Affection coins 37. Bloodline human emperor bloodline crimson. Physique heaven sword body perfected. Aura exiled immortal aura. He also opened his inventory. Enlightenment incense X10. 5-star Dao Ling experience card. Looking at that stacked panel, Chen Mo felt his life was pretty much perfect. He didn't have grand ambitions. Just embrace a few beauties, then find a beautiful place to lay low and live in peace. A man should be able to switch seamlessly between wolf and lamb. Back in the Jia Ma Empire, Chen Mo had played the wolf once, but Queen Medusa completely stole the spotlight. Now, he was back to playing the lamb. As night fell, Queen Medusa finished her state affairs and returned to the bedchamber. Her hair was still damp, and her stunning face was tinged with a healthy blush. Under the dim glow of candlelight, her fair jade-like neck made her look even more alluring. Chen Mo's eyes lit up immediately. Her Majesty just took a nice bath, huh? He didn't ask if she was tired like before. As soon as Queen Medusa sat down on the throne, Chen Mo quickly walked over and began massaging her shoulders and back. Then, without hesitation, he sat beside her, turned her to face away, and gently circulated his Dao Qi, using it to help dry her long hair. What should have taken a few seconds with Dao Qi, Chen Mo intentionally dragged out, turning it into a personalized blow-drying session. He was gentle, focused. The soft breeze stirred Queen Medusa's silky hair. Feeling the tenderness in his touch, waves stirred in her heart. She lay partially slumped over the armrest, letting Chen Mo do as he pleased, savoring the cozy warmth of the moment. Your Majesty, Chen Mo said, still blow-drying, the way you handled things at the Mitre auction house was just stunning. As the warm wind carried the scent of her hair to him, he inhaled deeply, a little too excited. It was meant as a compliment. But Queen Medusa coldly snorted, did you enjoy her legs? She had clearly noticed Chen Mo's gaze lingering on Ya Fei's legs for several seconds. She was not happy about it, because she didn't have those kinds of legs and couldn't even be jealous properly. What does this have to do with legs? This wave of jealousy felt so random. Chen Mo couldn't understand a woman's heart. Cursing himself for bringing it up, he quickly said, not at all. They weren't even good looking. Not good looking, and you stared for that long. Queen Medusa replied icily. Chen Mo had no words. Once her hair was dry, he began braiding it into a flying immortal bun. Don't ask how he knew how to do it. But once he finished, Chen Mo realized the style didn't suit her at all. So, he undid it and redid it as a Lingyun bun, then secured it with the golden phoenix hairpin he had bought earlier. He handed her a bronze mirror and said, Your Majesty, what do you think? Beautiful, right? By the way, this is the first time I've ever blown-dried and styled someone's hair. Shouldn't I get some kind of reward? Tarankan 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 Tarankan. BTTH, starting from Capturing the Goddess Chapter 79 Styling Her Majesty's Hair Free. ब्लैक कॉर्नर रीजन में कई आकृतियां आसमान में तेजी से टागोर डेजर्ट की दिशा में बढ़ीं। अगला दिन, पूरी दोपहर और रात उड़ान भरने के बाद, जब भोर हुई, तो वे तीनों आखिरकार टागोर डेजर्ट वापस पहुंच गए। वहां पहुंचते ही, क्वीन मेड्यूसा ने अपनी पहचान नहीं छुपाई। उन्होंने अपना हुड और वाइट जेड मास्क हटा दिया, जिससे उनका बेहद आकर्षक और मोहक चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। योर मैजेस्टी, सच में आप ही हैं। स्नेक वुमन, जो उड़ते समय क्वीन मेड्यूसा की डाउ ची से घिरी हुई थी, तुरंत भावनाओं से भर गई। उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। स्नेक वुमन लिंगची, हर मैजेस्टी को प्रणाम करती है। क्वीन मेड्यूसा ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। चेन मो ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया। फिर उन तीनों के बीच सन्नाटा छा गया। लिंगची की मौजूदगी में चेन मो फिर से क्वीन मेड्यूसा के साथ छेड़खानी शुरू नहीं कर सकता था। कुछ ही देर बाद वे स्नेक पीपल्स रॉयल सिटी पहुंच गए। लिंगची मूनशिडो ट्राइब से थी। कुछ समय पहले एक मिशन के दौरान मर्सनरीज ने उसका अपहरण कर लिया था। अपनी सुंदरता के कारण उसे पकड़ी गई स्नेक विमेन के बीच एक प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था।
बार बार बेचे जाने के बाद अंततः उसे जियामा एम्पायर की राजधानी में तस्करी कर लाया गया। उसे मूल रूप से माइटर ऑक्शन हाउस में नीलाम किया जाने वाला था, लेकिन ले ले ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए उसे जब्त कर लिया था। वापस लौटने पर क्वीन मेड्यूसा ने न्यू को लिंगची के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया और फिर युमे को उसे लेने के लिए बुलाया। लिंगची से क्वीन मेड्यूसा को डेजर्ट सिटी से चल रहे एक बड़े स्नेक वुमन तस्करी गिरोह के बारे में भी पता चला। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने हुआशिया को एक टीम के साथ उन्हें खत्म करने के लिए भेज दिया। रॉयल पैलेस में वापस आने के बाद क्वीन मेड्यूसा राज्य के मामलों को संभालने के लिए सीधे ग्रेट हॉल में चली गईं। हालांकि पूरी यात्रा में 3 दिन से भी कम समय लगा था। उनकी अनुपस्थिति में आधिकारिक काम का काफ़ी बैकलॉग जमा हो गया था, जिसमें उनके व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता थी। बेडचेम्बर के अंदर चेनमो बिस्तर के पास बैठ गया और उन ड्रेसेस और ज्वेलरी को ध्यान से छांटने लगा जो उसने पहले खरीदे थे। उसने उन्हें स्टाइल के अनुसार अलग किया था। क्वीन मेड्यूसा के लिए जो मोहक शालीनता बिखेरती थी, उसने अधिक आकर्षक परिधान चुने थे, जैसे कि पर्पल लेस गाउन, एक तंग रेड मिनी ड्रेस और एक रेड ब्रोकेड कोई पैटर्न कॉर्सेट। उसने वह आखिरी चीज़ क्वीन मेड्यूसा के सामने ही खरीदी थी। उन्होंने उसे केवल एक तीखी नज़र से देखा था और कुछ नहीं कहा था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़े लाड़ प्यार के साथ वह शायद किसी दिन उन्हें इसे पहने हुए देख पाएगा। वहाँ एक रेड प्लम ब्लोसम ड्यूडो भी था। उसने अभी तक उन्हें इसे पहने नहीं देखा था, लेकिन उनका अफेक्शन पहले से ही 97 पर होने के कारण अवसर अंततः मिल ही जाएगा। जहाँ तक डाई की बात है, वह अधिक क्यूट और स्वीट स्टाइल के साथ गया। आखिरकार वे एक जैसा पहनावा नहीं पहन सकते थे। चेनमो ने चुपके से उसके लिए एक जेमस्टोन नेकलेस भी खरीदा था। पक्षपात नहीं कर सकता था, है ना? जो क्वीन मेड्यूसा के पास था वह डाई के पास भी होना चाहिए। उसने कॉस्मेटिक्स, लिप रूज, ब्राउ पेंसिल्स और बहुत कुछ भी लिया था। क्वीन मेड्यूसा आमतौर पर मेकअप नहीं करती थी, लेकिन चेनमो ने सोचा, अरे वैसे भी मैं बोर हो रहा हूँ। किसे पता था कि वह स्नेक पीपल्स टेरिटरी में कब तक रहेगा? क्यों न अपने लिए कुछ मज़ा ढूंढा जाए। हर मैजेस्टी की आईब्रोज और मेकअप करने में मदद करना अब यह मज़ेदार है ना? रही बात कि क्वीन मेड्यूसा तैयार थी या नहीं, चेनमो ज़्यादा चिंतित नहीं था। उसने पाया था कि जब तक वह कोई सीमा पार नहीं करता, हल्का शारीरिक संपर्क और अंतरंगता के कार्य उन्हें पहले की तरह उत्तेजित नहीं करते थे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद चेनमो ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक लकड़ी का टब निकाला, उसे पानी से भरा और पैलेस के अंदर स्नान किया। नहाते समय उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। रेस, ह्यूमन, कल्टिवेशन 3 स्टार डाउशी, होस्ट लेवल लव 3 202/300, बाउंड गॉडेसेस, डाई मैक्स्ड अब डाउ कंपेनियन, क्वीन मेड्यूसा 97 डाउ कंपेनियन बनाने के लिए 100, या फेई 2 डाउ कंपेनियन बनाने के लिए 100। टेक्निक्स, टाई शैंग हन्यूंग आर्ट, Chaos Meditation Upper Volume, Indestructible Shan Body Golden Form, Skills, Kunpeng Wings Upgradable, Wandering Step, Shan Thunder Palm, Body Like a Swimming Dragon, Sword Falls from the 9 Heavens, Seal of the Forest of Death, Timeless Slash, Azure Dragon Yin Yang Art, Great Sage's Technique, Heaven Slaying Sword Draw, Great Sun Immortal Body, Affection Coins, 37, Bloodline, Human Emperor Bloodline Crimson, Physique, Heaven Sword Body Perfected, Aura, एक्साइल्ड इमॉर्टल ऑरा। उसने अपनी इन्वेंटरी भी खोली। अनलाइटनमेंट इंसेंस X3 5 स्टार डाउलिंग एक्सपीरियंस कार्ड। उस भरे हुए पैनल को देखकर चेनमो को लगा कि उसका जीवन काफ़ी हद तक सही है। उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं, बस कुछ सुंदरियों को अपनाना, फिर छिपने के लिए एक सुंदर जगह ढूंढना और शांति से रहना। एक पुरुष को भेड़िए और मेमने के बीच सहजता से बदलने में सक्षम होना चाहिए। जियामा एम्पायर में चेनमो ने एक बार भेड़िए की भूमिका निभाई थी, लेकिन क्वीन मेड्यूसा ने पूरी महफिल लूट ली थी। अब वह वापस मेमने की भूमिका निभाने लगा था। जैसे ही रात हुई, क्वीन मेड्यूसा ने अपने राज्य के काम पूरे किए और बेडचेम्बर में लौट आईं। उनके बाल अभी भी गीले थे और उनके शानदार चेहरे पर एक स्वस्थ लाली थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उनकी निष्कलंक जेड जैसी गर्दन उन्हें और भी आकर्षक बना रही थी। चेनमो की आंखें तुरंत चमक उठीं। हर मैजेस्टी ने अभी अभी अच्छा स्नान किया है ना? उसने पहले की तरह ये नहीं पूछा कि क्या वह थक गई हैं। जैसे ही क्वीन मेड्यूसा सिंहासन पर बैठी, चेनमो तेजी से आगे बढ़ा और उनके कंधों और पीठ की मालिश करने लगा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह उनके पास बैठ गया, उनका चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और धीरे से अपनी डाउची प्रवाहित की। इसका उपयोग उनके लंबे बालों को सुखाने में मदद करने के लिए किया। डाउची के साथ जिसे करने में कुछ सेकंड लगने चाहिए थे। चेनमो ने उसे जानबूझकर खींच लिया, इसे एक व्यक्तिगत ब्लो ड्राइंग सेशन में बदल दिया। वह कोमल था, केंद्रित था। हल्की हवा ने क्वीन मेड्यूसा के रेशमी बालों को लहरा दिया। उसके स्पर्श की कोमलता को महसूस करते हुए उनके दिल में लहरें उठने लगीं।
वह आंशिक रूप से आर्मरेस्ट पर झुक गईं। चेनमो को वह करने दिया जो वह चाहता था, क्षण की आरामदायक गर्माहट का आनंद लेते हुए। योर मैजेस्टी, चेनमो ने बाल सुखाते हुए कहा, जिस तरह से आपने माइट ऑक्शन हाउस में चीज़ों को संभाला, वह बस शानदार था। जैसे ही गर्म हवा उनके बालों की खुशबू लेकर आए, उसने एक गहरी सांस ली, थोड़ा बहुत उत्साहित होकर। यह एक तारीफ के रूप में था। लेकिन क्वीन मड्यूसर ठंडी होकर फुफकारी, क्या तुम्हें उसके पैरों में मज़ा आया? उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि चेनमो की नज़र कई सेकंड तक या फेई के पैरों पर टिकी रही थी। वह इस बारे में खुश नहीं थीं, क्योंकि उनके पास उस तरह के पैर नहीं थे और वह ठीक से ईर्ष्या भी नहीं कर सकती थीं। ओह, इसका पैरों से क्या लेना देना है? ईर्ष्या की यह लहर बहुत अचानक महसूस हुई। चेनमो एक महिला के दिल को नहीं समझ सका। इस विषय को उठाने के लिए खुद को कोसते हुए उसने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं। वे तो सुंदर भी नहीं थे। सुंदर नहीं थे और तुम इतनी देर तक घूरते रहे। क्वीन मड्यूसर ने बर्फीले लहजे में जवाब दिया। चेनमो के पास कोई शब्द नहीं थे। एक बार जब उनके बाल सूख गए तो उसने उन्हें फ्लाइंग इमॉर्टल बन में गूंथना शुरू कर दिया। यह मत पूछिए कि वह इसे करना कैसे जानता था, लेकिन एक बार जब उसने इसे खत्म किया तो चेनमो को एहसास हुआ कि यह स्टाइल उन पर बिल्कुल नहीं जंच रहा था। इसलिए उसने उसे खोल दिया और इसे लिंग्यून बन के रूप में फिर से बनाया, फिर इसे गोल्डन फीनिक्स हेपन के साथ सुरक्षित कर दिया जिसे उसने पहले खरीदा था। उसने उन्हें एक ब्रॉन्ज मिरर थमाया और कहा, योर मैजेस्टी, आपको क्या लगता है? सुंदर है ना? वैसे ये पहली बार है जब मैंने किसी के बाल सुखाए और स्टाइल किए हैं। क्या मुझे किसी तरह का इनाम नहीं मिलना चाहिए? BTTH, starting from capturing the goddess chapter 80 singing for her majesty। क्वीन मड्यूसर थोड़ा घूमी, चेनमो से ब्रॉन्ज मिरर लिया और अपने प्रतिबिंब पर एक नज़र डाली। जैसे ही उन्होंने उसकी बातें सुनी, उनके लाल होंठ एक हल्की बर्फीली मुस्कान में बदल गए। तुम्हें किस तरह का इनाम चाहिए? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। मैं आज रात तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ, चेनमो ने उनके रेशमी बालों से लापरवाही से खेलते हुए कहा, उनके लहजे की ठंडक से बेपरवाह होकर। आखिरकार, हर मैजेस्टी ने अभी अभी स्नान किया था। आज रात उन्हें बाहों में लेकर सोना निश्चित रूप से एक अनूठा अनुभव होगा। बस इतना ही? क्वीन मड्यूसर ने पूछा, अभी भी आईने में फीनिक्स हेपन को देख रही थी। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। बेशक, चेनमो ने कभी उनकी ठंडक को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। उनकी प्रतिक्रिया सुनकर वह मुस्कुराया और जोड़ा, बस इतना ही? क्या सोते समय मुझे तुम्हें चूमना भी चाहिए? माहौल पहले से ही थोड़ा गरमाने लगा था। क्वीन मड्यूसर सिंहासन के आर्मरेस्ट के सहारे थोड़ा पीछे झुक गईं, उनकी नज़र पैनी और अडिग थी। और चेनमो ने पलकें झपकाईं, फिर बेशर्मी से कहा, मुझे सोचने दो। क्वीन मड्यूसर ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। उनकी नज़र में ठंडक अचानक भड़क उठी और अपनी बैंगनी सर्पेंट टेल के एक झटके के साथ उन्होंने चेनमो को दूर उछाल दिया। लंपट मूर्ख, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, फिर सिंहासन से उठी और सॉफ्ट काउच की ओर बढ़ी। उनकी पतली, सुंदर कमर आकर्षक रूप से लचक रही थी। वह लेट गईं और अपने जेड जैसे हाथ के एक इशारे से बेड चेम्बर की हर मोमबत्ती की लौ बुझ गई। शानदार पैलेस बेड चेम्बर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। चेनमो ने खिड़की से छनकर आती चांदनी के भरोसे काउच पर लेटी आकर्षक परछाई को देखा। उसका गला सूखने लगा और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उम्मीद है एस पायलट फिर से उड़ान भरने का अनुरोध कर रहा है। हल्के कदमों के साथ चेनमो धीरे धीरे काउच की ओर बढ़ा। एक कदम, दो कदम, जब तक वह उसके पास नहीं पहुंच गया। उसने अपने बूट्स उतारे और क्वीन मड्यूसर के बिस्तर पर चढ़ गया। ये देखते हुए कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, चेनमो चुपचाप उनके पीछे लेट गया। रेड ड्रेस के नीचे उनकी आकृति सच कहें तो लाजवाब थी। जैसे ही वह उनके चारों ओर अपनी बाहें लपेटने वाला था, क्वीन मड्यूसर एक बर्फीली आवाज़ में बोली, क्या तुमने स्नान किया? बिना किसी हिचकिचाहट के चेनमो ने उनकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। उनके आलिंगन में उनकी गर्माहट और कोमलता को महसूस करते हुए उसने उत्साह के साथ जवाब दिया, हाँ। अंदर और बाहर दोनों तरफ से। उन्होंने स्वीकृति की एक हल्की आवाज़ की और आगे कुछ नहीं कहा, जो चेनमो के लिए एक मूक सहमति थी। उसने एक रोमांच महसूस किया। उसका हाथ धीरे से उनकी कोमल कमर को सहलाने लगा, उनके पेट पर गोल घेरे बनाने लगा। बस वहां लेटे रहना, कुछ न करना संभव नहीं था, लेकिन अपनी हरकत को अभद्र बनाने के बजाय चेनमो ने प्रस्ताव दिया, योर मैजेस्टी, कैसा रहेगा अगर मैं आपके लिए गाना गाऊं? अपने पिछले जीवन में उसने अपने विश्वविद्यालय की गायन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते थे और वह एक नियमित कैरियोकी चैंपियन था। उसकी आवाज़ ठोस थी। क्वीन मड्यूसर ने सहमति में एक हल्का गुंजन किया, तो चेनमो ने गाना शुरू किया। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर समथिंग टू लीन ऑन, समवन टू होल्ड मी टाइट, समवन टू वरी, समवन टू क्राई, समवन टू फाइट फॉर मी लेट एट नाइट, हैप्पीनेस इट्स गेटिंग क्लोज। उसने पुरुष और महिला दोनों आवाज़ों में गाया। डिम्पल्स गाना उसके पसंदीदा गानों में से एक था, इसलिए उसे बोल अच्छी तरह याद थे।
ये कैसा था, योर मैजेस्टी? क्या आपको पसंद आया? चेनमो ने धीरे से थोड़ा शर्माते हुए पूछा। क्वीन मड्यूसा एक पल के लिए दंग रह गईं। उन्होंने जियामा एम्पायर के मनोरंजन क्षेत्रों में गणिकाओं द्वारा किए जाने वाले गीतों और नृत्यों के बारे में सुना था, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं था। चेनमो का गायन अजीब था, बिल्कुल तुकबंदी नहीं थी, और फिर भी इसे सुनना सुखद था। उन्होंने जवाब में सिर हिलाया। चेनमो प्रसन्न होकर मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें थोड़ी और कसी, उन्हें अपने करीब खींचा और अपना सिर उनके सुगंधित कंधे पर टिका दिया। फिर उसने उनके कान में फुसफुसाया और एक और गाना गाना शुरू किया, ए लिटिल स्वीट। यह मूल रूप से गीत के माध्यम से एक कबूलनामा था, लेकिन क्वीन मड्यूसा बोल पूरी तरह से नहीं समझ पाईं। समर कोला, विंटर कोको, ये अजीब चीज़ें क्या हैं? फिर भी एक पंक्ति थी जो उन्हें वास्तव में पसंद आई, एक ऐसी पंक्ति जिसे उन्होंने उसे फिर से गाने के लिए भी कहा। The wound hasn't healed yet, but you barged into my heart anyway. It was you who made flowers bloom in my barren desert. उस कविता ने क्वीन मड्यूसा को ऐसा महसूस कराया जैसे चेनमो उनके लिए अपना दिल गा रहा हो। डिंग, अफेक्शन जोड़ 1, आपने 2 अफेक्शन कॉइन्स प्राप्त किए हैं। इंटिमेसी बोनस सक्रिय हुआ, आपको एक सुपर क्रिटिकल हिट मिली है। चेनमो की आंखें चमक उठीं। हाँ, और प्रगति। फिर उसने जांच की कि सुपर क्रिटिकल हिट का क्या मतलब है। जाहिर है, अगली बार जब वह स्नेह प्राप्त करेगा तो यह एक बड़ा बोनस देगा। बढ़िया, चेनमो गाता रहा। उसने 2 और प्रेम गीत गाए। हालांकि क्वीन मड्यूसा ने कहा कि वे सुनने में अच्छे लग रहे थे, उनका स्नेह आगे नहीं बढ़ा। फिर भी चेनमो निराश नहीं हुआ। सहज और स्थिर, ये तरीका भी बुरा नहीं है। शुभरात्रि, योर मैजेस्टी। हमेशा की तरह चेनमो ने उनकी निष्कलंक चिकनी पीठ पर एक चुंबन दिया, फिर सो गया। लगभग उतनी देर बाद जितनी देर में एक इंसेंस स्टिक जलकर खत्म हो जाती है। अपनी गर्दन पर उसकी सांसों को धीरे से महसूस करते हुए क्वीन मड्यूसा ने वह हाथ उठाया जो उनकी कमर से फिसल गया था और उसे धीरे से वापस रख दिया। उनके लाल होंठ थोड़ा मुड़े और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, शुभरात्रि छोटे। रात शांत और साफ थी। चांदी जैसा चंद्रमा ऊपर ऊंचा लटका हुआ था। इस बीच स्नेक पीपल्स सेक्रेड टेम्पल में गहन ध्यान में बैठी डाई की आंखें अचानक खुल गईं। एक पल बाद उसने उन्हें फिर से बंद कर लिया। चेनमो, बस एक और महीना, हम फिर साथ होंगे। जैसे ही भोर ने पूर्वी आकाश को पीला कर दिया, चेनमो उठा तो पाया कि उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति अब वहां नहीं था। उसकी नज़र कमरे में घूमी और उसने क्वीन मड्यूसा को वैनिटी पर हाथ मुंह धोते हुए पाया। इस दुनिया में लोग अपने दांत साफ करने के लिए स्पिरिट फ्रेशनिंग लिक्विड नामक एक विशेष अल्केमिकल कुल्ला का उपयोग करते थे। यहाँ तक कि नौसिखिया अल्केमिस्ट्स भी इसे तैयार कर सकते थे। ये टूथपेस्ट की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था और एक सुगंधित खुशबू छोड़ता था। बेशक कल्टिवेटर्स खुद को अंदर से बाहर तक साफ करने के लिए बस दाउची का उपयोग कर सकते थे। स्पिरिट फ्रेशनिंग लिक्विड का उपयोग आवश्यकता से अधिक एक औपचारिकता थी। चेनमो बिस्तर से उठा, अपने बूट्स पहने और उनके साथ शामिल होने के लिए चल दिया। वह उनके बगल में ब्रश करने लगा। क्वीन मड्यूसा ने उन्हें एक तिरछी नज़र से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी तरह चेनमो ने समय बर्बाद नहीं किया। स्विश स्विश स्विश, 3 त्वरित प्रहार और उसका काम हो गया। फिर अच्छे माप के लिए उसने खुद को पूरी तरह से साफ करने के लिए दाउची का उपयोग किया। जैसे ही उसकी नज़र पास की मेकअप टेबल पर पड़ी, अचानक एक विचार आया। योर मैजेस्टी, आज मुझे आपका मेकअप करने दें। क्वीन मड्यूसा की वैनिटी का उपयोग केवल उनके बालों को संवारने और एक्सेसरीज लगाने के लिए किया जाता था। मेकअप कभी नहीं। उन्होंने तुरंत मना कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको ज़रूरत है, चेनमो ने जोर देकर कहा। उसने धीरे से उन्हें खींचा और वैनिटी मिरर के सामने बिठा दिया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से आईब्राउ ब्रश, रूज और इस दुनिया का लिप बाम निकाला। जैसे ही क्वीन मड्यूसा ने उसे उपकरण निकालते देखा, उनकी फीनिक्स आइज में एक जिज्ञासु चमक दिखाई दी। लेकिन चेनमो पहले से ही ध्यान केंद्रित कर चुका था। उनका सिर थोड़ा झुकाया और उनकी बाहें ब्राउज बनाना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें कोमल और सूक्ष्म थीं, जैसे कोई कलाकृति बना रहा हो। उसे इतनी तन्मयता से काम करते देख क्वीन मड्यूसा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे जारी रखने दिया। BTTH, स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 81 लिप बाम ऑफ मैनी फ्लेवर्स। जब ब्राउज बनाई जाती हैं तो माना जाता है कि पहले उन्हें विकास की दिशा में ब्रश करना चाहिए, फिर आवारा बालों को काटने के लिए आईब्राउ ब्लेड का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अनाज के विपरीत जाकर किनारों को साफ करना चाहिए। लेकिन क्वीन मड्यूसा की मखमली बाहें ब्राउज पहले से ही एकदम सही थीं। एक भी फालतू बाल नहीं। चेनमो द्वारा उन्हें बनाने की कोशिश ने कुछ निखारा नहीं, बल्कि ये सांप को पैर लगाने जैसा महसूस हुआ। वह अभी भी ऐसा क्यों कर रहा था? साधारण, क्योंकि यह मज़ेदार था। उनकी ब्राउज खत्म करने के बाद चेनमो आईलाइनर लगाने की ओर बढ़ा। क्वीन मड्यूसा पहले से ही ऐसी दिखती थी जैसे उनमें जन्मजात पीच ब्लॉसम ऑरा हो।
लेकिन एक बार जब चेनमो ने इसे पूरा किया तो उनकी नज़र और भी मोहक हो गई। उसने उत्तेजना का एक कंपन महसूस किया। जरा सोचिए, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला सुंदर चेहरा जो आपको अपने साथ कुछ भी करने दे रहा है, और वह नाराज भी नहीं है। इससे उसे बहुत ही सुखद और उत्साहजनक एहसास हुआ। फिर चेनमो ने लिप बाम का अदरवर्ल्ड वर्जन उठाया। विक्रेता के विवरण के आधार पर उसने 3 अलग अलग फ्लेवर्स खरीदे थे। एक साधारण ग्रीन फ्रूट सेंट, एक अधिक शानदार फेंगयांग फ्रूट सेंट, और एक हल्की हर्बल नोट वाली। बेशक विवरण एक बात थी, वास्तविक परीक्षण ही असली मानक था। इसलिए चेनमो ने फेंगयांग फ्रूट बाम चुना और सावधानी से उसे क्वीन मेड्यूसा के होठों पर लगाया। फ्लेवर भले ही फेंगयांग फ्रूट रहा हो, लेकिन रंग गहरा सुर्ख लाल क्रिम्जन था। एक बार लगाने के बाद उनके पहले से ही चमकीले लाल होंठ एक जीवंत, लगभग खून जैसे रंग के हो गए। वे रोशनी के नीचे टिमटिमा रहे थे, नम, दीप्तिमान और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक। चेनमो एक सेकंड के लिए देखता रहा, फिर आगे झुका और उन्हें चूम लिया। गलत मत समझिए, ये पूरी तरह से एक गुणवत्ता परीक्षण क्वालिटी टेस्ट था। कोमल, मीठा, इसका स्वाद प्यार जैसा था। 5 स्टार्स, सिफारिश की जाती है। विक्रेता ने झूठ नहीं बोला था, ये वास्तव में फेंगयांग फ्रूट फ्लेवर ही था। चेनमो जल्दी से पीछे हटा और क्वीन मेड्यूसा की ओर मुड़ा, समझाने की योजना बना रहा था। लेकिन उनकी आंखें बंद थीं, वे ऐसी दिख रही थीं जैसे सो रही हों। चेनमो को इशारा मिल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अन्य 2 फ्लेवर्स का भी परीक्षण किया, और वाकई वे विवरण से मेल खाते थे। तभी चेनमो ने फैसला किया कि अगली बार जब वह राजधानी लौटेगा तो वह उस दुकान से लिप बाम के बाकी 7 फ्लेवर्स भी खरीद लेगा। क्या तुम्हारा काम हो गया? जैसे ही चेनमो एक और चुंबन के लिए आगे झुक रहा था, क्वीन मेड्यूसा ने अपनी आंखें खोलीं और ठंडे स्वर में बोला, अभी नहीं। चेनमो ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मेरा काम कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें जीवन भर चूम सकता हूं और फिर भी मेरा मन नहीं भरेगा। यह उसके लिए बहुत स्वाभाविक रूप से आया, बेहतरीन रोमांटिक बकवास। फिर भी वह पीछे हटा और सावधानी से उनके होठों पर फेंगयांग फ्रूट बाम दोबारा लगाया। क्वीन मेड्यूसा ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अब तक वह उसकी हरकतों से प्रतिरक्षित इम्यून हो चुकी थीं। उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और खड़ी हो गईं, बेड चेम्बर के निकास की ओर बढ़ीं। वह पूरा दिन चेनमो के साथ आलस्य में नहीं बिता सकती थी, अभी भी जनजाति के मामले थे जिन पर उनके ध्यान की आवश्यकता थी। चेनमो बहुत अच्छी तरह समझता था कि वह कब क्वीन मेड्यूसा को छेड़ने का साहस कर सकता है और कब नहीं। जब वे शासन के काम में व्यस्त हों। निश्चित रूप से वह समय नहीं था। इस दुनिया में मनोरंजन बहुत कम था, खासकर स्नेक पीपल ट्राइब के भीतर। पैलेस का अधिकांश हिस्सा अभी भी चेनमो के प्रति शत्रुता रखता था। इसलिए क्वीन मेड्यूसा के साथ अपनी दैनिक छेड़खानी और शरारत के अलावा वह केवल साधना कल्टिवेशन ही कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली, ग्रीन लोटस को फ्लेम का लोटस प्लेटफॉर्म निकाला और उस पर पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने एक फायर लोटस सीड निगल लिया और साधना में लीन हो गया। इससे पहले उसने क्वीन मेड्यूसा को 4 सीड्स दिए थे, अब उसके पास 3 बचे थे, एक निगल लिया जिससे 2 बच गए। इस बीच जियनान अकेडमी में एक शांत और परिष्कृत कमरे में चंदन की हल्की खुशबू रुलीन को घेरे हुए थी, जो हवा में भर रही थी। छनकर आती सूरज की रोशनी एक नक्काशीदार खिड़की के फ्रेम से होकर आ रही थी, जो उसकी ड्रेसिंग टेबल पर कोमल पैटर्न बना रही थी। एक हाथ ने उसकी ठुड्डी को सहारा दिया था, दूसरे में रेशमी रुमाल था। उसके मन में वह बार बार उस दिन के युवा को याद कर रही थी, सफ़ेद कपड़ों में, बर्फ से ढकी चोटी जैसी उपस्थिति के साथ, सुंदर और वीर। वह स्वर्ग से उतरते हुए एक देवता की तरह प्रकट हुआ था, जिसने उसे खतरे से बचाया था। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने उसे एक रुमाल थमाया था और पूछा था, क्या तुम ठीक हो? 10 मिनट बाद रुलीन ने धीरे से आह भरी। जियनान अकेडमी लौटने के बाद से हर सुबह अपना मेकअप करते समय वह ब्रॉन्ज मिरर में देखती और मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के उस पल को याद करती, यहाँ तक कि यह सोचकर भी कि वह उसके सामने कितनी अस्त व्यस्त दिख रही होगी। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते। दुर्भाग्य से वह उसका नाम तक नहीं जानती थी। 2 दिन बाद चेनमो की ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक ग्रेट अकम्पलिशमेंट स्टेज तक पहुंच गई, जो अब पूर्णता से बस एक कदम दूर थी। क्वीन मेड्यूसा का स्नेह अफेक्शन 98 पर स्थिर रहा, न बढ़ा न घटा। बेशक वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भी नहीं थी, जो सबसे ज़्यादा मायने रखती थी वह थी क्वीन मेड्यूसा अब पूरी तरह से चेनमो के उन्हें बाहों में लेकर सोने की आदी हो गई थी। जाहिर है उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई थी। उस दोपहर यूमे लिंगची को वापस मूनशिडो ट्राइब ले जाने के लिए पैलेस आए। मूल रूप से यूमे का इरादा चेनमो के साथ फिर से परेशानी पैदा करने का था, लेकिन इस बार वह पैलेस के दरवाजों को भी पार नहीं कर सकी। जैसे ही वह पहुंची, क्वीन मेड्यूसा को उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ और वे तुरंत उसके सामने प्रकट हो गईं। तुम मुझे ढूंढ रही हो?
क्वीन मड्यूसर ने यूमे को ठंडी नज़रों से देखते हुए पूछा। आह ना नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है, मैं बस हर मैजेस्टी को अपना सम्मान देने आई थी, यूमे ने घबराहट में जवाब दिया। तो अब जब तुमने सम्मान दे दिया है तो तुम जा सकती हो, क्वीन मड्यूसर ने बर्फीले लहजे में कहा। यूमे हिचकिचाई, फिर सावधानी से पूछा, योर मैजेस्टी, वह इंसान, वह कहाँ है? क्वीन मड्यूसर की आंखें बर्फीली हो गईं। उनके चेहरे के भाव सपाट और अपठनीय थे। उन्होंने जवाब दिया, कमांडर यूमे, मेरा सुझाव है कि आप अपनी जनजाति पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय बिताएं। स्नेक वुमेन की तस्करी करने वाला गिरोह जिसे डेजर्ट सिटी में पकड़ा गया था, उसमें अधिकांश पीड़ित आपकी जनजाति से थे। यूमे का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत माफ़ी मांगते हुए सिर झुकाया। कृपया मुझे क्षमा करें, योर मैजेस्टी, मैंने वास्तव में अपने कर्तव्यों की अनदेखी की। मैं वापस जाऊंगी और जनजाति की सुरक्षा को मजबूत करूंगी। क्वीन मड्यूसर ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। तो जाओ जल्दी। जी, योर मैजेस्टी। चेनमो को जाहिर है इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। उस रात हमेशा की तरह चेनमो चुपके से क्वीन मड्यूसर के बिस्तर में घुस गया, लेकिन इस बार उसने तुरंत उन्हें गले लगाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी स्टोरेज रिंग से रेड कोई पैटर्न कॉसेट निकाला और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। फिर उसने चंचल लहजे में पूछा, योर मैजेस्टी, क्या मैं एक छोटा सा अनुरोध कर सकता हूँ? नहीं, क्वीन मड्यूसर ने तुरंत जवाब दिया। अब तक वह जानती थी कि जब भी चेनमो ऐसा कुछ पूछता था तो उसके बाद हमेशा कुछ बेतुका ही आता था। वह इसकी अनुमति नहीं दे सकती थी, लेकिन आप तो अभी तक ये भी नहीं जानती कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जो कुछ भी है, जवाब नहीं है। उनका लहजा दृढ़ था। तो मुझे लगता है कि मुझे ताकत का इस्तेमाल करना होगा, चेनमो ने मजाक में धमकी दी। तो तुम आज रात अकेले सो सकते हो, क्वीन मड्यूसर ने ठंडे स्वर में कहा। चेनमो, उसने अभी शुरू भी नहीं किया था और उन्होंने पहले ही अपना सबसे बड़ा पता चल दिया। एक आह के साथ उसने बस रेड कोई कॉसेट उनके सामने रख दिया और धीरे से उनकी उंगलियों से उनके बाल घुमाने लगा। योर मैजेस्टी, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह सुंदर लग रहा है? BTTH, स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 82, हर मैजेस्टी स्ट्राइक्स बैक। क्वीन मड्यूसर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उस रेड कोई पैटर्न बैंडों को घूरने लगीं। तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। ये रंग आप पर बहुत जंचेगा। बस इसकी बारीक कढ़ाई तो देखिए, चेनमो ने टिप्पणी की। और तो योर मैजेस्टी, क्यों ना आप इसे पहनकर देखें? मुझे यकीन है कि यह आप पर अद्भुत लगेगा, चेनमो ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी सच में कुछ भी बोलने की हिम्मत होती है, इंसान। क्वीन मड्यूसर की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। चेनमो ने जारी रखा, अगर आपको असुविधा हो रही है तो मुझे इसे पहनाने में आपकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है, क्वीन मड्यूसर ने झिड़कते हुए कहा और पीछे मुड़कर चेनमो को गुस्से भरी नज़रों से देखा। उन्होंने वह कोई पैटर्न बैंडो पकड़ा और उसके चेहरे पर दे मारा। जब चेनमो ने सोचा कि वे गुस्से में फटने वाली हैं, तभी वे अचानक दबी आवाज़ में बुदबुदाईं, ये बहुत छोटा है। फिर उन्होंने फिर से उसकी ओर अपनी पीठ कर ली। बहुत छोटा। चेनमो एक सेकंड के लिए ठिठक गया, फिर थोड़ा उठकर बैठा और नीचे देखा। उसने वह लाल बैंडो उठाया, उसकी जांच की और अपने हाथों से नापा। ये वास्तव में बहुत छोटा लग रहा था। धिक्कार है, उसने स्थिति का गलत अंदाज़ा लगा लिया था। कुछ बहुत ज़्यादा तंग पहनने से उनके विकास में बाधा आ सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर मैजेस्टी नाराज़ थीं। बिल्कुल नहीं, वे इसे निश्चित रूप से नहीं पहन सकतीं। ये कचरा है, और कचरा कचरे के डिब्बे में ही शोभा देता है। चेनमो ने उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। कुछ ही देर बाद उसने कपड़ों का एक दूसरा टुकड़ा निकाला, एक रेड प्लम ब्लोसम पैटर्न ड्यूडो पारंपरिक चीनी अंतःवस्त्र। उसने घबराते हुए इसे फिर से क्वीन मड्यूसर के सामने रखा और थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुराया। योर मैजेस्टी, इस वाले के बारे में क्या ख्याल है? क्या यह अच्छा लग रहा है? क्वीन मड्यूसर ने इसे लिया और एक नज़र डाली। अगर वह बैंडो अंतहीन कल्पनाओं को प्रेरित करता था, तो ये ड्यूडो, जो इतना ढका हुआ था, भला क्या कर सकता था? क्वीन मड्यूसर ने वापस चेनमो के उम्मीद भरे चेहरे की ओर देखा। फिर उन्होंने वह लाल ड्यूडो वापस उसकी ओर फेंक दिया और बिना एक शब्द कहे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। चेनमो तुरंत समझ गया और ड्यूडो को पकड़े हुए उनकी बांह के नीचे से उसे पहनाने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां मखमली चिकनी त्वचा से टकराईं। क्वीन मड्यूसर की लंबी पलकें जरा सी कांप उठीं। जैसे ही चेनमो ने उनके मोहक कर उसकी सराहना की, उसने थूक गटका। जैसे ही वह बैंडो के रिबन को खोलने वाला था, क्वीन मड्यूसर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। बिना सिर घुमाए उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं आपको ड्यूडो पहनाने में मदद नहीं कर रहा? चेनमो ने पलकें झपकाईं। तो फिर तुम बैंडो क्यों खोल रहे हो? खैर, अगर मैं इसे नहीं खोलूंगा, ठहरिए, आपका मतलब ये तो नहीं कि मैं बैंडो के ऊपर ड्यूडो पहना दूं?
चेनमो को एक बुरा आभास हुआ। और क्या? क्वीन मड्यूसा ने अपने होठों के कोने पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। चेनमो दंग रह गया। जैसा कि अपेक्षित था, क्वीन मड्यूसा उसके लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं बनाने वाली थीं। वे वास्तव में उसे परेशान करना जानती थीं। हालांकि वे चेनमो का चेहरा नहीं देख सकती थीं, लेकिन वे बता सकती थीं कि वह काफ़ी हताश महसूस कर रहा होगा। अपने लहजे में मनोरंजन के साथ उन्होंने कहा, तो क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो या नहीं? अगर नहीं, तो भूल जाओ। बिल्कुल करूँगा। भले ही चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उसने कल्पना की थी, बस क्वीन मड्यूसा को ड्यूडो पहने हुए देखना ही आंखों के लिए एक उत्सव जैसा था। चेनमो की नज़रें उनकी सुंदर काया पर घूमने लगीं। उसने ड्यूडो की बाईं पट्टी को उनकी दूसरी बांह के नीचे से निकाला और उनकी जेड जैसी पीठ के पीछे सावधानी से बांध दिया। एकदम सही। अब जबकि क्वीन मड्यूसा केवल आधी ढकी हुई थी, उनका आकर्षण और भी बढ़ गया था। क्या यह अच्छा लग रहा है? इस बार ये चेनमो नहीं था जो क्वीन मड्यूसा से पूछ रहा था। यह उल्टा था। बहुत अच्छा। चेनमो ने तुरंत उन्हें पीछे से गले लगा लिया और धीरे से अपना हाथ ड्यूडो पर फेरने लगा। जब तक वह सीमा पार नहीं करता, क्वीन मड्यूसा उसे नहीं रोकती थीं। उनका लहजा ठंडा था लेकिन शांत था। तुम्हारे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है? ऐसा लगता है जैसे तुम हाल ही में और भी ज्यादा परवर्टेड होते जा रहे हो। चेनमो, एक शालीन महिला की प्रशंसा सज्जन पुरुषों द्वारा की जाती है। योर मैजेस्टी, यह विकृति नहीं है, यह आपके प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है, उसने मासूम दिखने का नाटक करते हुए कहा। वे उसके पवित्र इरादों पर कलंक कैसे लगा सकती थीं? हाँ, क्या तुम एक सज्जन पुरुष भी हो? बिल्कुल हूँ। अगर मैं नहीं होता तो मैं अब तक इससे कहीं ज्यादा कर चुका होता, चेनमो ने मन ही मन सोचा। लेकिन सतह पर वह बस मासूमियत से मुस्कुराया। क्वीन मड्यूसा ने उससे बहस नहीं की, क्योंकि एक बदमाश के साथ बहस करना बेकार था। उन्होंने बस इतना कहा, क्या अब हम सो सकते हैं? हाँ हाँ, चलिए सोते हैं। चेनमो ने धीरे से उन्हें अपनी ओर घुमाया, फिर उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और उनका सिर अपने सीने पर रख लिया। उसने उनकी कोमल काया के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और अपनी ठुड्डी उनके सुगंधित कंधे पर टिका दी। फिर उनके कान में फुसफुसाया, योर मैजेस्टी, क्या आपने पहले वाला वह मेडिसिनल लिप बाम पहुँच दिया था? क्वीन मड्यूसा, यह महसूस करते हुए कि वह स्पष्ट रूप से सोने की योजना नहीं बना रहा था, तुरंत जवाब दिया, हाँ मैंने उसे पहुँच दिया था। तो मैं इसे फिर से लगा दूंगा। चेनमो ने ऐसा नाटक किया जैसे वह अपनी रिंग से बाम निकाल रहा हो। इस बार मैं ग्रीन फ्रूट फ्लेवर का उपयोग करूंगा। क्या तुम सो नहीं सकते? क्या तुम सो सकते हो? अगर नहीं, तो जाओ अकेले सोओ। क्वीन मड्यूसा की आंखों में शर्मिंदगी और हताशा की एक झलक चमकी। ये कमबख्त इंसान। हाँ हाँ, मैं सो सकता हूँ। चेनमो ने सोचा, पोंछा हो या न पोंछा हो, मैं फिर भी तुम्हें चूमने वाला हूँ। उसने धीरे से उनकी पारभासी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उन्हें चूम लिया। कई सेकंड बाद उसने उन्हें छोड़ दिया और कुछ इंच दूर उनके मोहक चेहरे को देखा और थोड़ा निराश स्वर में बोला, योर मैजेस्टी, आपने मुझसे झूठ बोला था, है ना? साफ तौर पर उन्होंने इसे नहीं पहुंचा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे बिना अनुमति के फिर से छूना? मम्फ। चेनमो ने एक और चुंबन के साथ उन्हें खामोश कर दिया। 1 मिनट बाद क्वीन मड्यूसा ने चेनमो को धक्का देकर दूर कर दिया। चेनमो के चेहरे के भाव बदल गए, उसे लगा कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब क्वीन मड्यूसा ने पलटी मारी और उसे नीचे दबा दिया। उनका जेड जैसा हाथ उसके गले को पकड़ रहा था। योर मैजेस्टी, शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए। चेनमो घबरा गया, उसे लगा कि वे उसे मार डालेंगी। इसे मेरे हवाले करो, क्वीन मड्यूसा ने ठंडे स्वर में कहा। किसे हवाले करूं? चेनमो ठिठक गया। लिप बाम को। चेनमो और भी भ्रमित हो गया। उन्हें लिप बाम किस लिए चाहिए था? लेकिन जीवन रक्षा पहले थी, इसलिए उसने जल्दी से तीनों फ्लेवर वाले लिप बाम सौंप दिए। इनमें से फीनिक्स सन फ्रूट फ्लेवर वाला कौन सा है? क्वीन मड्यूसा ने आगे पूछा। चेनमो ने जो ध्यान नहीं दिया वह ये था कि उनका ठंडा लहजा अचानक नर्म हो गया था। ये वाला, उसने छोटे, बारीकी से सजाए गए बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा। क्वीन मड्यूसा ने उस पर एक नज़र डाली, उसे खोला और ब्रश का उपयोग किए बिना अपनी उंगली बाम में डुबोई। फिर उन्होंने धीरे से उसे चेनमो के होंठों पर लगाया। चेनमो सुन्न रह गया। वह बाम स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए था। ये चमकीला लाल था, मूल रूप से लिपस्टिक। यह क्या बकवास है? मैं एक मर्द हूँ। वह विरोध करने ही वाला था कि क्वीन मड्यूसा के अगले कदम ने उसे पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर दिया। अपने दिल में उसने चुपचाप बुदबुदाया, ठीक है, इस यंग मास्टर को तीनों फ्लेवर्स आजमाने दें। जैसे ही क्वीन मड्यूसा ने अपनी मर्जी से उसे दोबारा चूमा, चेनमो ने एक हाथ उनकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और दूसरा उनके सिर को करीब लाने के लिए रखा। तो यह क्वीन मड्यूसा हैं। BTTH, starting from capturing the goddess chapter 83 The effects of the azure dragon yin yang art। क्वीन मड्यूसा की जेड जैसी पीठ असाधारण रूप से चिकनी और दोषरहित थी।
केवल उनके ड्यूडो और बैंडों के बंधे हुए रिबन ने ही उनके कपड़ों को थाम रखा था। लेकिन चैन मो ने हमेशा की तरह विचारशील होते हुए बड़ी आसानी और खामोशी से दोनों गांठें खोल दीं। ये केवल इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि कपड़े पूरी तरह से नीचे नहीं गिरे। यह महसूस करते हुए कि क्वीन मेड्यूसा उस पल में डूब रही हैं, चैन मो ने अचानक उनकी स्थिति बदल दी और उन्हें अपने नीचे दबा दिया। उसने सोचा, आकाश और पृथ्वी के बीच पैदा हुए व्यक्ति को लंबे समय तक दूसरों के नीचे नहीं रहना चाहिए। क्वीन मेड्यूसा ने ध्यान दिया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सक्रिय रूप से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं। चैन मो का दिल उत्साह से भर गया। क्या आखिरकार हर मैजेस्टी मेरे द्वारा जीत ली गई हैं? उन्हें इतना भावुक देखकर चैन मो के बड़े हाथ, जो उनकी कमर पर टिके थे, धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगे, इंच दर इंच। कुछ ही देर में वह बैंडों के किनारे तक पहुंच गया। चून की गांठें खुल चुकी थीं, इसलिए वह अब बहुत सुरक्षित नहीं था। लेकिन जैसे ही चैन मो आगे बढ़ने वाला था, वह हिचकिचाया। अगर मैं और आगे बढ़ा तो शायद मेरी मौत दर्दनाक और तुरंत हो जाए। क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए? क्या होगा अगर उन्होंने इसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो? क्या यह मेरा अवसर था? चैन मो ने मन ही मन बहस की। एक छोटे से ठहराव के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने आज रात पहले ही बड़ी प्रगति कर ली है। मुझे अपनी किस्मत को और नहीं आजमाना चाहिए, इतना काफ़ी है। चैन मो थोड़ा पलटा और क्वीन मेड्यूसा को सामने से गले लगा लिया। उसने अपने हाथ उनकी बाहों के नीचे डाले और उनके लिए बैंडो और ड्यूडो को फिर से बांध दिया। अफेक्शन 98% पर था। सुरक्षित खेलना ही बेहतर था। क्वीन मेड्यूसा ने चुपचाप एक लंबी सांस छोड़ी। उनके चारों ओर जो ठंडी आभा और उभरने लगी थी, वह फीकी पड़ गई। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने धीरे से चैन मो को धक्का दिया। उनका चुंबन समाप्त हुआ और उनकी नुकीली उंगलियां उसकी पीठ पर फिरती रहीं जब उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, इंसान, क्या अब तुम संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट हूँ। सच तो यह है कि मैं आपका दीवाना हो गया हूँ, योर मैजेस्टी। चैन मो ने अपना आलिंगन और कस लिया और उनकी बर्फीली गर्दन पर हल्का सा चुंबन लिया। तो मेरे और मेरी बहन के बीच तुम किसे चुनोगे? क्वीन मेड्यूसा काफ़ी देर तक हिचकिचाती रहीं, लेकिन फिर भी सवाल पूछ ही लिया। हालांकि उनके तर्कसंगत दिमाग ने उन्हें बताया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह खुद को रोक नहीं पाईं। भले ही ये पूछने से उन्हें अपनी बहन के प्रति बहुत दोषी महसूस हो रहा था। भले ही वे शायद जवाब स्वीकार न कर पाएं, फिर भी वे जानना चाहती थीं। चैन मो एक पल के लिए दंग रह गया। वह जानता था कि यह सवाल एक मौत का जाल, डेथ ट्रैप है। धिक्कार है, मैं एक नीच इंसान हूँ, उसने मन ही मन खुद को कोसा। फिर वह आगे झुका और एक कोमल मुस्कान के साथ उनके चिकने माथे को चूम लिया। बेशक, वह योर मैजेस्टी ही हैं। चैन मो ने बस पूछने वाले व्यक्ति के आधार पर जवाब दिया था। अगर दाई पूछती तो वह होती। उसने सोचा कि यह एक सुरक्षित और शालीन जवाब था, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब क्वीन मेड्यूसा की स्पष्टता अचानक वापस आ गई। उन्होंने उसे धक्का दे दिया। उनकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन थोड़ी कांप रही थी। नहीं, मैं अपनी बहन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। बिना एक और शब्द कहे वे नर्म बिस्तर से उठी और लाल रोशनी की एक चमक के साथ खिड़की से ओझल हो गईं। चैन मो सुन्न रह गया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तो इसी वजह से मैं 100% अफेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसमें दाई की बड़ी भूमिका है। और सच कहें तो शहर की दीवारों जैसी मोटी चमड़ी वाले चैन मो को भी नहीं पता था कि इन दो बहनों के साथ कैसे निपटा जाए। उन सगी बहनों की तो बात ही छोड़िए जो साथ पैदा हुईं, साथ पली बढ़ीं और एक दूसरे को अंदर बाहर से जानती थीं। उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था। अर्धचंद्राकार चंद्रमा के नीचे क्वीन मेड्यूसा महल की छज्जों ईव्स पर खड़ी थीं। अगर चैन मो इस समय उनके चेहरे के भाव देख पाता तो वह उन्हें घबराया हुआ, व्याकुल और अभिभूत पाता। वे शर्म से मर जाना चाहती थीं। मैंने फिर से पहल की। इससे भी बदतर, मैंने इतनी शिद्दत से प्रतिक्रिया भी दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि उसे ही पहल करने दी जाती? फिर अगर कुछ होता तो मैं उसे पूरी तरह से दोषी ठहरा सकती थी। मैंने ही पहल क्यों की? सही बात है, मैं अब खुद को पहल करने नहीं दे सकती। स्थिति को थोड़े आत्मधोखे के साथ तर्कसंगत बनाने के बाद क्वीन मेड्यूसा चुपचाप सोने के कमरे में लौट आईं। वे फिर से चैन मो के बगल में लेट गईं। चैन मो सोया नहीं था। उस मनमोहक महिला को वापस आते देख उसने तुरंत उन्हें फिर से गले लगा लिया। जब क्वीन मेड्यूसा ने विरोध किया तो चैन मो ने धीरे से उन्हें करीब खींचा जब तक कि वे एक तंग आलिंगन में आमने सामने नहीं हो गए। शुभरात्रि, योर मैजेस्टी। उसने उनके चिकने गोरे गाल पर एक चुंबन दिया। अगले कुछ दिनों में चैन मो ने पूरी तरह से उस एहसास का आनंद लिया कि क्वीन मेड्यूसा को अपनी बाहों में लेकर सोना कैसा होता है। एकमात्र कमी, जब वह अब उन्हें चूमता था तो वे सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया नहीं देती थीं। चैन मो ने इसे 0/10 की रेटिंग दी। फिर भी वह समझता था
क्वीन मड्यूसर जैसी ठंडी और अभिमानी महिला के लिए निकटता के इस स्तर तक पहुंचना पहले से ही एक चमत्कार था। एक शाम जब वह क्वीन मड्यूसर को फिर से चूम रहा था, चेनमो के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। रुको, क्या मैं अजूर ड्रैगन यिन यांग आर्ट के बारे में भूल गया? तकनीक के विवरण के अनुसार ये केवल उस तरह के अंतरंग कृत्य के माध्यम से ही काम नहीं करता था। यहाँ तक कि इस तरह गले लगाना और चूमना भी इसके प्रभावों को सक्रिय कर सकता था। हालांकि लाभ उतने विस्फोटक नहीं थे जितने आप जानते हैं, फिर भी यह नियमित साधना के माध्यम से डाओची को अवशोषित करने से कहीं बेहतर था। चेनमो ने अजूर ड्रैगन यिन यांग आर्ट को सक्रिय किया, इसे आजमाते हुए। अचानक उसका दिमाग चकरा गया, जैसे वह किसी आध्यात्मिक जागरण से गुजर रहा हो। एक पल में उसकी आत्मा तारों वाले आकाश की तरह स्पष्ट हो गई। उसका शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घुल रहा हो, ऊर्जा में बदल रहा हो, स्वर्ग, नियमों और प्रकृति के साथ विलीन हो रहा हो। ऐसा लगा जैसे वह सभी चीज़ों में प्रवेश कर गया हो, उनकी आवाज़ें सुन रहा हो। क्वीन मड्यूसर दंग रह गईं। उन्होंने फिर से चेनमो को प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, और उससे भी बढ़कर उस पल में ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल और आत्मा एक हो गए हों। उनकी आत्माओं में गूंज रेजोनेंस पैदा हुई। वे दोनों एक साथ ऊर्जा की लहरों में बहने लगे। उनका कल्टिवेशन बेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। गति धीमी थी, लेकिन वास्तविक और मूर्त थी, और केवल डाओची को अवशोषित करके साधना करने से कहीं अधिक तेज थी। उन्हें 8 स्टार डाओ हुवैंग बने ज़्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी उनकी शक्ति पहले से ही बढ़ रही थी। इस गति से लगभग 1 साल में मैं विकास एवोल्यूशन की तलाश के लिए तैयार हो सकती हूँ। प्रभावों को महसूस करते हुए उन्होंने सक्रिय रूप से सहयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन वह सहयोग जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गया। उनकी आत्माएं धीरे धीरे बैंग। क्वीन मड्यूसर ने अचानक चेनमो को धक्का देकर दूर कर दिया। उनका चेहरा लाल हो गया था। धिक्कार है तुम पर, इंसान। तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? चेनमो अभी भी मदहोश था, उस सुखद एहसास का आनंद ले रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अजूर ड्रैगन यिन यांग आर्ट इतना पागलपन भरा होगा। यहाँ तक कि यह भी काम कर गया। स्वाभाविक रूप से वह कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने मासूमियत का चेहरा बनाया और कहा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हम दोनों ने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं। क्वीन मड्यूसर ने अपने कपड़ों की ओर नीचे देखा। सब कुछ वास्तव में बरकरार था। तो क्या ये सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन उनके कल्टिवेशन में हुई बढ़ोतरी बहुत वास्तविक थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची, अपनी शक्ति में उछाल महसूस करते हुए। क्वीन मड्यूसर ने अपनी बाहें सिकुड़ी और चेतावनी दी, मुझे परवाह नहीं है कि इसका तुमसे कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ सिर्फ एक बार। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम मेरे कमरे से बाहर जा रहे हो। अजीब होने के बावजूद ये केवल एक बार ही हो सकता है। चेनमो ने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। वह बता सकता था कि क्वीन मड्यूसर वास्तव में नाराज थीं, भयभीत, पूरी तरह से भयभीत। BTTH स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 84 ए क्राइसिस अप्रोचेस। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वे दोबारा इसकी अनुमति नहीं देंगी, लेकिन आने वाले दिन हमेशा की तरह ही बीते। एकमात्र अंतर यह था कि चेनमो ने अजूर ड्रैगन यिन यांग आर्ट को पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया, इसलिए उस रात जो हुआ वह दोबारा नहीं हुआ। इसे देखते हुए क्वीन मड्यूसर ने इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। आखिरकार शक्ति में हुई बढ़ोतरी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे अनदेखा करना असंभव था। उन्हें पहले से ही संदेह था कि उस घटना का चेनमो से बहुत गहरा संबंध था। क्वीन मड्यूसर के निजी अध्ययन कक्ष स्टडी के अंदर, जहां वे राज्य के मामलों को संभालती थीं, वे आधिकारिक रिपोर्टों की समीक्षा करने के बीच में थीं। अचानक उनकी बाहें सिकुड़ गईं। उस इंसान डाओ हुवैंग के शरीर पर उन्होंने जो स्नेक सील लगाया था वह सक्रिय हो गया था। 1 महीने से भी कम समय बीता था और फिर भी एक और इंसान ने टागोर डेजर्ट पर आक्रमण कर दिया था। यून्यू। क्वीन मड्यूसर ने दरवाजे की ओर आवाज़ दी। दरवाजे तुरंत खुल गए और यून्यू ने प्रवेश किया। कोई घुसपैठिया है। वह इंसान वापस आ गया है। जाओ और 8 जनजातीय प्रमुखों चीफ्स को सूचित करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्वीन मड्यूसर ने अपने हाथ में मौजूद स्क्रॉल को नीचे रखते हुए गंभीरता से कहा। यून्यू के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि वह उलझन में थी। क्या पिछली बार उन इंसानी विशेषज्ञों को भारी नुकसान नहीं हुआ था? अभी कुछ ही समय हुआ था और अब वे फिर से वापस आ गए। सवालों पर समय बर्बाद किए बिना उसने सिर झुकाया और जवाब दिया, जी योर मैजेस्टी। फिर हवा प्रकार विंड टाइप की डाउची में कुशल कई सर्पेंटफोक गार्डों को चुना और सूचना देने के लिए तेजी से 8 प्रमुख जनजातियों की ओर उड़ गई। उसी समय पूरे शाही शहर रॉयल सिटी को एक बार फिर लेवल 3 लॉकडाउन के तहत रखा गया। शाही महल के सोने के कमरों के अंदर चेनमो, जो सफलता ब्रेक थ्रू की तलाश के बीच में था, बाहर की हलचल को महसूस करते ही अचानक अपनी आंखें खोल दीं। एक पल में वह सफ़ेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया जो खिड़की से बाहर निकल गई।
उसके शरीर से काले जादुई निशानों रून्स के अनगिनत छोटे टुकड़े निकले और उसके पैरों के नीचे जमा हो गए, जिसने 3 फुट लंबी तलवार का रूप ले लिया। उड़ती तलवार के ऊपर खड़े होकर चेनमो हवा में मंडराने लगा। उसकी तीखी भौहें नीचे लामबंद हो रहे सर्पेंट फोक सैनिकों का सर्वेक्षण करते हुए सिकुड़ गईं। क्या हो रहा है? वुश! तभी महल से एक सुंदर आकृति उड़कर निकली और हवा में तैरते हुए उसके बगल में प्रकट हुई। चेनमो ने एक तरफ देखा। वह क्वीन मेड्यूसा के अलावा और कौन हो सकता था? उनका चेहरा गंभीर था, उनके लाल होंठ थोड़े खुले। जियो एक्संक्शन वापस आ गया है। चेनमो दंग रह गया। क्या योर मैजेस्टी ने उसे स्नेक सील कर्स से सील नहीं किया था? उसकी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्वीन मेड्यूसा ने सिर हिलाया। जब हम आपके साथ जियामा होली सिटी गए थे तो मुझे वह कहीं भी महसूस नहीं हुआ था। वह निश्चित रूप से कुमुक रीइंफोर्समेंट्स ढूंढने गया होगा। अब जबकि वह वापस आ गया है तो इसका मतलब है कि वह सफल रहा। कुमुक! चेनमो ने अपनी पिछली मुठभेड़ के बाद जियामा एम्पायर के शीर्ष विशेषज्ञों की स्थिति को याद किया। अपंग, घायल या मृत। उनके लिए अभी भी शक्तिशाली सहयोगी ढूंढना और आत्मविश्वास के साथ वापस आना। वह बुदबुदाया, क्या ये यू शान हो सकता है? यू शान! क्वीन मेड्यूसा ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। नाम परिचित था। फिर उन्होंने सिर हिलाया। यू शान, मिस्टी क्लाउड सेक्ट का पूर्व सेक्ट लीडर। चेनमो ने सिर हिलाया। वह शायद जियामा एम्पायर में अकेला है जो कुमुक के रूप में योग्य है। साफ आसमान के ऊपर तपता सूरज एक जलते हुए गोले की तरह लटका हुआ था, जो नीचे सुनहरे रेगिस्तान को भीषण गर्मी से नहला रहा था। रेत के नन्हे कणों को तब तक सेका गया जब तक कि वे लाल गर्म लोहे के मोतियों की तरह न दिखने लगे। इस जलते हुए परिदृश्य के बीच रेत से गर्मी की लहरें उठ रही थीं, जिससे हवा एक मृगतृष्णा मिराज जैसे भ्रम के साथ विकृत हो रही थी। और इस अंतहीन रेगिस्तान के भीतर आसमान में काली परछाइयां तेजी से गुजर रही थीं, तेज गति से उड़ती आकृतियां। उनके यात्रा थके हुए रूप से निर्णय लेते हुए वे स्पष्ट रूप से लंबे समय से उड़ रहे थे। दान किंग, सर्पेंट फोक के शाही शहर तक पहुंचने में अभी और कितनी दूरी है? इस गर्मी पर धिक्कार है, ये जगह इंसानों के लायक नहीं है। ब्लड सेक्ट के नेता ने उड़ान के दौरान बूही की ओर देखते हुए शिकायत की। उनकी साधना कल्टिवेशन भयावह ठंडी प्रकार कोल टाइप की डाउची की ओर झुकी हुई थी, जिसका अर्थ था कि इस अग्नि प्रचुर रेगिस्तान ने उनकी शक्ति को बुरी तरह से दबा दिया था। अब हम टागोर डेजर्ट में काफ़ी गहराई तक आ चुके हैं। हमें रात तक वहां पहुंच जाना चाहिए, बूही ने जवाब दिया। पेट्रियार्क फैन, बस थोड़ा और धैर्य रखें। यह मिशन कितना आसान है, बस एक साधारण इंसान डाउडाशी को पकड़ना है और हमें मेडिसिन सॉवरन से भारी इनाम मिलेगा। क्या ये थोड़ी गर्मी के लायक नहीं है? एक गेट्स के नेता युआन यी ने हंसते हुए कहा। उन्हें कम मत समझो, जियो एक्संक्शन ने सख्ती से बीच में टोकते हुए कहा। क्वीन मेड्यूसा अत्यंत दुर्जय हैं, विशेष रूप से उनका स्नेक सील कर्स। यहाँ तक कि एक पीक डाओ हुवैंग भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उनके श्राप की चपेट में आने के बाद जियो एक्संक्शन का कल्टिवेशन गिरकर 1 स्टार डाओ हुवैंग पर आ गया था, और वह भी तब था जब हाफंग एक हेवनली फ्लेम का उपयोग करके इसे दबाने में मदद कर रहा था। हाँ, तो क्या हुआ अगर वह शक्तिशाली है? सर्पेंट फोक के पास केवल एक डाओ हुवैंग है, लेकिन हमारे पास 5 डाओ हुवैंग्स और 2 डाओ वैंग्स हैं। उनसे निपटना बच्चों का खेल होगा। अर्थ फ्लेम सेक्ट के नेता टुये हंसे। जियो एक्संक्शन, हाफंग, युआन यी, फैन लाव और खुद को मिलाकर कुल 5 डाओ हुवैंग्स थे। हालांकि हाफंग को छोड़कर वे सभी शुरुआती चरण के अर्ली स्टेज डाओ हुवैंग्स थे, फिर भी ये पर्याप्त से अधिक लग रहा था। आखिरकार उनका लक्ष्य केवल डाओडाशी स्तर के एक इंसान को वापस पाना था। एक ऐसी जनजाति में जहां केवल एक ही डाओ हुवैंग हो, ये कितना कठिन हो सकता है? हाफंग भी इस मूल्यांकन से सहमत था। टागोर डेजर्ट के भीतर छोटी जनजातियों के अलावा 8 विशाल गुट थे, 8 महान सर्पेंट फोक जनजातियां। प्रत्येक जनजाति का नेतृत्व एक डाओ वैंग करता था। ये 8 दिग्गज रेगिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर हावी थे और वे क्षेत्र ही सर्पेंट फोक के शाही महल के मुख्य रास्ते थे। बिना पता चले उनसे बचकर निकलने की कोशिश करना लगभग असंभव, लेकिन हाफंग का समूह चुपके से जाने की योजना नहीं बना रहा था। उन्होंने सबसे सीधा तरीका चुना, एक पूर्ण मोर्चे का हमला, फुल फ्रंटल असॉल्ट। वे ब्लैक कॉर्नर रीजन की दिशा से आ रहे थे। सर्पेंट फोक के शाही शहर तक पहुंचने के सबसे तेज रास्ते के लिए उन्हें मूनशिडो ट्राइब से होकर गुजरना जरूरी था। मूनशिडो ट्राइब के आसमान के ऊपर लड़ाई जल्दी शुरू हुई और उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई। नीच, निर्लज इंसान। यूमे का सीना सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसने एक कोमल हाथ उठाया और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, फिर तेजी से हैंड सील्स का एक सेट बनाया। इसे मार डालो। जैसे ही हाफंग ने यूमे से उठती हुई डाउची को महसूस किया, वह चिल्लाया, इस रेगिस्तान में अगर मैं जाना चाहूं तो तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। यूमे ने ठंडे स्वर में फुफकारते हुए कहा। सर्पेंट टेक्निक स्प्लिट फॉर्म। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर हमलावरों की हैरान आंखों के सामने अचानक फट गया।
लेकिन वहां कोई खून या मांस नहीं था। इसके बजाय भयानक हरी ऊर्जा से बने अनगिनत विशाल सांप विस्फोट के केंद्र से उमड़ पड़े। जैसे ही वे प्रकट हुए, वे बाढ़ की तरह सभी दिशाओं में बिखर गए। जैसे ही ऊर्जा वाले सांपों के झुंड ने आसमान को भर दिया, फैन लाव, युआनयी और अन्य लोगों ने तेजी से काम किया और उनमें से कई को तेज गति से नष्ट कर दिया। फिर भी एक महत्वपूर्ण संख्या बच निकलने में सफल रही और रेत में समा गई। तुच्छ चालें, उस दिशा में पीछा करो। हाँ, फंग ठंडे स्वर में चिल्लाया और पीछा करने के लिए आगे बढ़ा।